हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो से मैं 10th क्लास की मैथ की ट्रिग्नोमेट्री की क्लास स्टार्ट कर रही हूँ। तो देखिए, आज के इस वीडियो में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बात करेंगे। ये चैप्टर का एक्सरसाइज का स्टार्ट है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे उसके इंट्रोडक्शन की, क्योंकि अगर आपको क्या पढ़ने जा रहे हो उसका इंट्रोडक्शन नहीं पता है, क्या है, क्यों है, कैसे है, तो उसके बाद आगे के क्वेश्चन समझना मुश्किल हो जाएगा। तो पहले तो आप लोग जो पढ़ रहे हो वो क्यों पढ़ रहे हो, कैसे है, उसकी ज़रूरत क्यों है हमें, ये आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री का। तो देखिए, ट्रिग्नोमेट्री और जिसको हिंदी में बोलते हैं त्रिकोणमिति, यानी कि तीन कोण, तो तीन एंगल जिसके अंदर होते हैं, यानी कि तीन एंगल से मिलने वाला जो हमारे पास में स्ट्रक्चर होता है वो होता है यहाँ पर ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल, बहुत सारे ट्रायंगल के टाइप आप लोग पढ़ चुके हो, लेकिन इसके अंदर हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर बात करेंगे। जब कोई भी स्ट्रक्चर राइट एंगल ट्रायंगल में बनती है, यानी कि एक एंगल जो है उसके अंदर 90 डिग्री का हो। तो देखिए, अगर इस तरीके से ये ऐसा ट्रायंगल आप लोगों ने पढ़ा है जिसके अंदर एक एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का होता है, ठीक है। तो इस ट्रायंगल के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। पूरी जो ट्रिग्नोमेट्री है वो इसी के ऊपर बेस है, ठीक है। अब देखिए, इसके अंदर एक एंगल तो बन गया है 90 डिग्री का, बचे हैं दो एंगल। उन दो एंगल में से किसी एक एंगल को जब हम लोग हमारा एक्यूट एंगल चूज़ कर लेते हैं, यानी कि जिस एंगल पर हम लोग को सारा का सारा यहाँ पर डाटा हमें अंडरस्टैंड करना है, डाटा हमें कैलकुलेट करना है, उस एंगल को बोलते हैं एक्यूट एंगल। और वो एंगल हम लोग चूज़ करते हैं। अगर ये वाला एंगल चूज़ करते हैं तो इसके अकॉर्डिंग सारी कैलकुलेशन करते हैं, अगर ये एंगल चूज़ करते हैं तो इसके अकॉर्डिंग सारी कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। यानी कि तीन एंगल पर जो सारी की सारी यहाँ पर जो एक तरीके से कैलकुलेशन जो है वो है यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। तो ये तो हमारा नाम का मतलब हुआ, किस पर हम लोग पढ़ रहे हैं। अब देखिए, क्यों पढ़ रहे हैं उसका आंसर हम लोग देखते हैं यहाँ पर। तो क्यों हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं और कैसे इसकी ज़रूरत पड़ी। तो देखिए, अगर मान लो कि कोई भी पर्सन यहाँ पर है, ठीक है, इस यहाँ से अगर देखता है किसी भी ऑब्जेक्ट को, यहाँ से देखता है तो उसकी अलग डिस्टेंस है। अगर किसी ऑब्जेक्ट को अगर वो यहाँ देखता है तो उसकी अलग डिस्टेंस है। कोई भी पर्सन अगर यहाँ पर, अगर कोई भी जैसे बालकनी में अगर खड़ा हुआ है और सामने कोई चीज़ को देख रहा है, अगर इस तरीके से सामने कोई चीज़ को देखता है तो उसका जो उसकी डिस्टेंस जो होगी, उसका अपीयरेंस जो होगा वो अलग होगा, डिस्टेंस अलग होगा। लेकिन अगर किसी भी चीज़ को वो यहाँ देखता है तो उस टाइम पर उसकी डिस्टेंस अलग होगी और अपीयरेंस अलग होगा। तो इन सारी कैलकुलेशन को अगर ये डिस्टेंस हमको पता हो और अगर ये निकालनी पड़ जाए तो वो, क्योंकि अगर सिर्फ ये वैल्यू पता हो हमें तो हम लोग दूसरी इससे रिलेटेड जो वैल्यूज़ हैं उसकी हाइट को भी कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी कि जैसे कि ये हाइट कैलकुलेट कर सकते हैं, ये डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इनके अंदर ये रिलेशंस हैं, इसलिए ट्रिग्नोमेट्री की ज़रूरत है। ट्रिग्नोमेट्री फिजिक्स में भी बहुत ज़्यादा काम में आती है, आगे साइंस के जो भी सब्जेक्ट होते हैं, मैथमेटिक्स में भी, हमारी नॉर्मल जो आर्किटेक्चर होती है, उसके अलावा और भी बहुत सारे फील्ड है, इंजीनियरिंग है, इन सब में ट्रिग्नोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, बेस है इन सारी चीज़ों का। इसके बिना हम लोग आगे की सारी स्टडी जो है, आगे की जितनी भी चीज़ें उनको बिल्कुल इमेजिन नहीं कर सकते, क्योंकि इस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ जो है ये होती है ट्रिग्नोमेट्री, जिसके अंदर हम लोग एक तरीके से बेसिकली करते क्या है कि कोई एक एंगल चूज़ करते हैं और इस ट्रायंगल के साइड्स का रेशियो ही एक तरीके से, जो साइन कोस टेन, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने नाम तो सुना है, लेकिन साइन कोस टेन एक्चुअल में है क्या। किस थीटा आप लोग लगाते हो और थीटा से पहले साइन लगा दिया, कोस लगा दिया, लेकिन उसी थीटा के पहले साइन और कोस डिफरेंट आप यूज़ करते हो तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है। ये एक्चुअल में साइड्स के रेशियो होते हैं। जैसे अगर ये ट्रायंगल है और नाम दे देते हैं ए, बी और सी, इसको हमने नाम दे दिया है, ठीक है। और ये एंगल हम लोगों ने चूज़ कर लिया है कि इस एंगल पर हम लोग को कैलकुलेशन करनी है। तो इस एंगल से अगर इसी एंगल का आप साइन लेते हो तब आप कैसे लोगे, इसी एंगल का आप कोस अगर लेते हो तो कैसे लोगे, आपको टेन लेना है, कोस, कोसेक, सेक, कोट, ये सारे जो ये सब रेशियो है सिर्फ और सिर्फ। तो कैसे हम लोग लेंगे इसके रेशियो, ठीक है, वो हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले इस एंगल का, एंगल सी का साइन सी, ठीक है, सी एंगल का हम लोग साइन ले रहे हैं, ठीक है।
तो देखिए साइन वर्ड जो है वो सबसे पहले कहाँ से आया है। साइन वर्ड जो है वो आर्यभट्ट, जो इंडियन साइंटिस्ट आर्यभट्ट थे, उनकी बुक जो है आर्यभट्ट नाम से ही है, उसके अंदर उन्होंने सबसे पहले इस साइन वर्ड का यूज़ किया है। और हिंदी में जिसको ज्या बोलते हैं, और जो कोई भी एक हम लोग अगर कोई भी एक तरीके से सर्किल है, और सर्किल को अगर कोई भी दो, जैसे देखिए इस तरीके से अगर ये सर्किल है और इसको अगर इस तरीके से सेंटर पर उसके यहाँ पर एंगल बनता है, ठीक है। तो ये जो चीज़ होती है ना यहाँ पर, ठीक है, एक कर्व फॉर्म में बनता है और जिससे ट्रायंगल बन सकता है ना। ट्रायंगल की जो यहाँ पर स्ट्रक्चर बन जाती है एक तरीके से, क्योंकि यहाँ से अगर इन दो पॉइंट्स को मिला देते तो ट्रायंगल बनता है ना। तो इस तरीके से ये वर्ड वहाँ से आया है, ठीक है। तब ये इस चीज़ का यहाँ से शुरुआत हुई है। उसके बाद अब देखिए साइन सी हम लोग लेते हैं इसके अंदर। तो साइन सी को देखिए कैसे लिखेंगे, यहाँ पर जब इस एंगल के लिए लिख रहे हैं, ठीक है, तो इसके सामने जो यहाँ पर साइड होगी वो, ठीक है, सबसे पहले तो जो इसके जस्ट सामने यहाँ पर ऑपोजिट साइड, ठीक है। तो साइन सी इक्वल टू होगा ऑपोजिट साइड ऑफ एंगल सी, ठीक है। एंगल सी के ऑपोजिट साइड, सामने वाली जो साइड है, अपॉन में ये जो सबसे बड़ी यहाँ पर साइड होती है ट्रायंगल की, राइट एंगल ट्रायंगल की, इसको बोलते हैं हम लोग हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो यहाँ पर इसको डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से साइन जो रेशियो है वो किस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करते हैं, जिस भी एंगल के लिए आप साइन कैलकुलेट कर रहे होते हैं उसके ऑपोजिट साइड, ठीक है। जैसे इस एंगल के लिए अगर आप कैलकुलेट कर रहे हो तो ये ऑपोजिट साइड हो जाएगी। अगर इस एंगल के लिए कर रहे होते हैं तो देखिए साथ साथ में लेके चलते हैं। अगर हम लोग को साइन ए कैलकुलेट करना होता, अगर इसको हम लोग एक्यूट एंगल चूज कर रहे होते तो इस एंगल के लिए, ठीक है, ये तो देखिए ये तो फिक्स है ही, एक एंगल तो 90, उसके अलावा हम लोग चूज कर सकते हैं। तो जिस भी एंगल को आप यहाँ पर एक्यूट एंगल चूज करते हो ना, उसके अकॉर्डिंग इसके बेस और जो यहाँ पर परपेंडिकुलर है वो डिसाइड होते हैं, ठीक है। तो बेस और परपेंडिकुलर कैसे डिसाइड करोगे, जिस एंगल को आप चूज कर रहे हो उसके साथ वाली जो साइड होती है वो तो होता है बेस। अगर ये आपने एंगल चूज किया ना तो ये इसका बेस होगा, और ये इसका परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये फिक्स है हाइपोटेन्यूज। अगर आपने इस एंगल को चूज किया है तो ये इसका बेस होगा और ये इसके लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर फॉर्मूला बनता है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है हमेशा ही ऐसा होगा, आपको एंगल ध्यान देना होगा यहाँ पर, ठीक है। ऐसा नहीं है बस ठीक है ये 90 और जो यहाँ पर हम लोग को ट्राइंगल ये नीचे की साइड आ रखा है तो बस बेस बन जाएगा, ये कोई ज़रूरी नहीं है। आप एंगल देखोगे सबसे पहले कि ये एंगल अगर दे रखा है तो ये बेस होगा, चाहे वो अब फिलहाल दिखने को तो हमें परपेंडिकुलर दिख रहा है कि ये तो यहाँ पर इस तरीके से है, हॉरिजॉन्टल नहीं है वर्टिकल है। ऐसा नहीं होता है कि हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो हमेशा ही इसका बेस बन जाएगी। एंगल आपको देखना होगा, अगर एंगल ये वाला दे रखा है तो ये वर्टिकल होते हुए भी यही इसका बेस होगा, ठीक है। तो अब देखिए साइन सी जब हमने देखा था तो ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेंशियल, ठीक है। तो ये ऑपोजिट साइड ऑफ सी, एंगल सी का ऑपोजिट साइड या परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेंशियल। उसके बाद साइन ए अगर हम लोग देख रहे हैं तो साइन ए के लिए यहाँ पर हो जाएगा इसकी ऑपोजिट साइड ये हो जाएगी, तो बी सी डायरेक्ट लिख सकते हैं। अब आपको समझ में आ रहा होगा, ये इसकी ऑपोजिट साइड अब बी सी अपॉन में ये, तो ए सी हाइपोटेन्यूज, ठीक है। साइन एक कैलकुलेट करना हमने देख लिया कि साइन एंगल कैसे कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद इसी तरीके से हम लोग कोस कैलकुलेट करते हैं। अब देखिए कोस अगर इस सी पर कैलकुलेट कर रहे हो आप तो कोस सी इक्वल्स टू, ठीक है, सबसे पहले हम लोग इस एंगल सी पर कैलकुलेट कर रहे हैं तो इसकी एसेंट साइड तो ये इसकी एसेंट साइड है बी सी अपॉन में हाइपोटेन्यूज। यहाँ पर कोस सी जब करेंगे तो जिस भी एंगल को आप कैलकुलेट कर रहे हो उस एंगल के एडजेसेंट साइड, तो ये इसकी एडजेसेंट साइड हो जाएगी बी सी अपॉन में हाइपोटेन्स, एंड हाइपोटेन्स क्या है यहाँ पर ए सी। देखिए डायरेक्ट मैं लिख रही हूँ इसके जैसे यहाँ पर मैंने बताया ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्स लिख के, वैसे मैं यहाँ पर डायरेक्ट आपको बता रही हूँ कि एडजेसेंट साइड अगर आप लोग लिख कर आपको बताना चाहे तो
ठीक है। तो इस तरीके से cos C कैलकुलेट कर रहे हैं। इसी तरीके से हम लोग cos A भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जब ए एंगल के लिए कर रहे हैं तो ए बी आ जाएगा, क्योंकि इसकी एडजेसेंट साइड जो है वो ए बी हो जाएगी उस टाइम पर, ए के लिए जब कैलकुलेट करेंगे तो ए बी अपॉन में हाइपोटेंस, तो हाइपोटेंशियल है यहाँ पर ए सी। ठीक है, इस तरीके से cos A कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, अब इसके लिए हम लोग tan कैलकुलेट करते हैं। ये सब रेशियो है एक तरीके से एंगल के। ठीक है, tan C कैलकुलेट हम लोग करते हैं यहाँ पर। तो tan C हो जाएगा यहाँ पर ऑपोजिट साइड ऑफ एंगल C। ठीक है, तो एंगल C का ऑपोजिट साइड जो है यहाँ पर क्या है, ए बी, ऑपोजिट साइड ले लिए। ठीक है, अपॉन में आ जाएगा हमारे पास में इसकी एडजेसेंट साइड, तो एडजेसेंट साइड हो जाएगी BC। ठीक है, और इसको आप लोग ऐसे भी समझ सकते हो, देखो tan को जब आपने ये देखा ना यहाँ से, तो एक रिलेशन निकल कर आता है, ए बी अपॉन में BC आया अपने पास में। और जब साइन को अगर आप देख रहे हो तो देखिए साइन में क्या आ रहा है हमारे पास में, साइन में आ रहा है BC अपॉन में, सॉरी साइन C के लिए हम लोग देखेंगे, तो साइन C के लिए हम लोगों ने लिखा नहीं था, लिख लेते हैं। C के लिए AB अपॉन में AC। ठीक है, इस तरीके से हो जाता है। तो देखिए अगर साइन C के लिए आप देख रहे हो तो AB अपॉन AC, फिर cos C के लिए देखोगे तो BC अपॉन AC, इन दोनों को आप रखो, साइन C अपॉन cos C, ये वैल्यू हम लोग रख के देखते हैं एक बार, क्योंकि यहाँ से हमारे पास में एक रिलेशन आ जाएगा कि इन दोनों का जो रेशियो है वो tan C के इक्वल आएगा हमारे पास में, एक फॉर्मूला बन जाएगा। तो साइन C का जो फॉर्मूला निकाला है वो हमने निकाला है AB अपॉन AC। ठीक है, और इसके अपॉन में हम लोग को क्या रखना है, cos C की वैल्यू आई है हमारे पास में BC अपॉन AC। ठीक है, अब क्योंकि ये ऊपर चला जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, तो ये देखिए AB अपॉन में AC एंड AC अपॉन में BC। ऐसा होता है ना जब ऑपोजिट में होता है, चार चीज़ हो गई ना, देखिए ये रेशियो ये, फिर इसके रेशियो में ये रेशियो ये, तो इसका क्या होगा, ये ऑपोजिट हो जाएगा और यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन आ जाता है। ठीक है, तो ये AC से AC कैंसिल हो जाएगा और ये बन गया हमारे पास में AB अपॉन में BC दैट इज tan C। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास में रिलेशन आया है tan C इक्वल्स टू साइन C अपॉन cos C। ठीक है, ये रिलेशन भी हमने यहाँ पर साथ में देख लिया है। तो tan C कैसे कैलकुलेट किया हम लोगों ने, ऑपोजिट साइड अपॉन में एडजेसेंट साइड। ठीक है, जो भी एंगल आप ले रहे हो उसका ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। इसी तरीके से tan A कैलकुलेट करते हैं अब हम लोग। tan A इक्वल्स टू, तो tan A के लिए भी देखिए अगर इस एंगल को ले रहे हैं तो ऑपोजिट साइड ये BC और अपॉन में इसकी एडजेसेंट साइड AB, तो tan A इक्वल्स हो जाएगा BC अपॉन AB। ठीक है, ये हमारे पास में हम लोगों ने सबसे पहले देखा कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है, किस तरीके से हम लोग उसको कैलकुलेट करते हैं, एक्चुअल में क्या है, कैसे क्या रिलेशन है, क्या काम आती है। उसके बाद हम लोगों ने इसके लिए साइन, कोस और tan ये रेशियो निकालना देखा है। ठीक है, उसके बाद में देखिए 3 रेशियो और आपके रह जाते हैं, वो हम लोग देखते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है कोसेक C। ठीक है, यहाँ पर ट्राइंगल फिर से बना लेते हैं हम लोग। ABC ये ट्राइंगल बना रखा था हमने, ये 90 डिग्री। ठीक है, ये C एंगल है और ये A एंगल है, इस तरीके से हम लोगों ने बना रखा। अब देखिए कोसेक C, तो इसको कैलकुलेट करना काफ़ी आसान है क्योंकि ये साइन का ऑपोजिट होता है। ठीक है, आगे के जो रिलेशन है वो काफ़ी आसान है। कोसेक जो होता है वो इक्वल होता है 1 अपॉन साइन C। ठीक है, अगर आप ये रिलेशन याद रख लोगे तो आपको ये लर्न करना काफ़ी आसान हो जाएगा। साइन को कैसे निकाला था हम लोगों ने, ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेंशियल। ठीक है, तो रख दो ये ऑपोजिट साइड C इसके लिए, तो ये हो जाएगा AB अपॉन हाइपोटेंशियल AC। ठीक है, अब ये ऊपर चला जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो ये AC अपॉन में AB, इसका मतलब
कोसेक सी इक्वल्स टू क्या होता है, हाइपोटेंशियल अपॉन ऑपोजिट साइड, ठीक है, हाइपोटेंशियल अपॉन ऑपोजिट साइड। तो देखिए इस तरीके से आपको ये रिलेशन भी याद हो गया और कोसेक निकालना भी आ गया, ठीक है, क्योंकि कोसेक और साइन एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, इन्वर्स होते हैं एक दूसरे के। ये अगर यहाँ पर जैसे देखिए अभी डिवाइड में है ना, तो ये जितना बड़ा होगा ये उतना ही छोटा होगा, क्योंकि डिवाइड में है ना, तो ये एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं, इस रिलेशन को बोलते हैं इन्वर्स होना। तो ये एक दूसरे के इन्वर्स हैं, अगर ये इनके बीच में रिलेशन है तो देखिए ये रिलेशन भी आप याद रखो, क्योंकि आगे वैसे भी आपको यूज आने वाले हैं ये। और कोसेक का फॉर्मूला भी हमारे पास में निकल के आ गया, हाइपोटेंशियल अपॉन ऑपोजिट साइड, जो भी एंगल आपने ले रखा है उसका ऑपोजिट साइड। उसके बाद में इसी तरीके से एक रिलेशन हमारे पास में आ जाता है सेक, सेक सी हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए इसके लिए रिलेशन होता है 1 अपॉन कोस सी, ये इसका ऑपोजिट होता है, ये इन दोनों के बीच रिलेशन होता है। अब देखिए अगर आपको कोस सी इधर लेना हो तो देखिए रिलेशन ऐसे भी बन सकता है ना, कोस सी इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक सी, ऐसे भी बन सकता है, ठीक है। तो किसी भी तरीके से जैसे भी आपको यूज हो उसी तरीके से आप लोग इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। सेक सी इक्वल्स टू कोस सी, और कोस सी का तो हमें पता है 1 अपॉन में कोस सी कैसे कैलकुलेट किया था, एडजेसेंट साइड, तो सी के साथ कैलकुलेट कर रहे हैं तो बी सी अपॉन हाइपोटेंशियल ए सी, और ये हो जाएगा ए सी अपॉन बी सी, यानी कि हाइपोटेंशियल अपॉन एडजेसेंट साइड। इस तरीके से सेक को कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसी तरीके से एक और रिलेशन होता है कोट सी। देखिए ये सारी जो चीज़ है ये हम लोग वैसे ही इसके लिए ए एंगल के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे पीछे हम लोगों ने साइन कोस टैन ए एंगल और सी एंगल दोनों के लिए कैलकुलेट किया, उसी तरीके से हम लोग ए के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हो, वो आप लोग खुद कर सकते हो ये, ठीक है। मैंने आपको 3 जो रेशियो वो तो करके बताया ही है दोनों एंगल के लिए। तो सी के लिए अभी मैंने कैलकुलेट किया, ए के लिए आप खुद कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए कोट सी हम लोग देख रहे हैं, तो कोट सी होता है 1 अपॉन टेन सी, ये इनके बीच रिलेशन होता है, ठीक है। तो टेन कैसे कैलकुलेट किया था, 1 अपॉन हम लोगों ने ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड सी अपॉन ए बी, ये इसका ऑपोजिट होता है कोट, ठीक है। तो इस तरीके से ये 6 रिलेशन इनके बीच में या 6 रेशियो बोल सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जिनको बोलते हैं, ये हम लोगों ने कैलकुलेट किया है। तो अब देखिए इनकी हेल्प से हम लोग इसका बता रहे हैं ना कि एप्लीकेशन क्या है, इसकी यूज़ क्या है, तो वो हम लोग देखेंगे एक एग्जाम्पल के थ्रू, ठीक है। तो अब एक हम लोग एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो एग्जाम्पल की आपको मैं क्वेश्चन रीड करके बता देती हूँ कि कौन सा क्वेश्चन ले रहे हैं। गिवन है हम लोग को tan a इक्वल्स टू है 4/3, ठीक है। और हमें अदर जो इसके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो फाइंड करने हैं, और ये हमारे पास में ट्रायंगल है। इस तरीके से हम लोग एक क्वेश्चन ले रहे हैं जिसके थ्रू आप समझ सको कि जो हमने समझा है अभी उसका यूज़ क्या है। तो ये ट्रायंगल है हमारे पास में ए बी सी, और ये अच्छे से दिख रहा है कि ये 90 डिग्री है, ठीक है। और हम लोग को tan A दे रखा है, देखो tan A यानी कि इस एंगल पर दे रखा है, तो यानी कि सारी कैलकुलेशन हमें इस एंगल को देखकर करनी है, ठीक है। बेस हमारा ये है, ये हमारा परपेंडिकुलर है, और ये हमारा हाइपोटेंशियल है। तो ये देखिए लिख देते हैं बेस, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेंशियल, ठीक है। अब सारी कैलकुलेशन इसके अकॉर्डिंग करनी है। अब हम लोग को क्या दे रखा है, tan A दे रखा है, ठीक है। tan A इक्वल्स टू क्या है हमारे पास में 4/3। अब बताओ tan को कैसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग, tan A इक्वल्स टू क्या होगा, ऑपोजिट साइड अपॉन हम ये एडजेसेंट साइड यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये होता है हमारा tan, ठीक है। अब यानी कि ये तो है 4 और ये है हमारे पास में 3, ठीक है। लेकिन ये रेशियो है, ठीक, तो रेशियो है तो इसका मतलब एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मान सकते इनको कि ये 4 ही है और ये 3 ही है, ऐसा क्यों नहीं मान सकते हैं इसको, क्योंकि ये रेशियो है। हम लोगों ने पहले बताया, देखो कोई भी एक अगर रेशनल नंबर होता है उसको हम लोग तब तक सोल्व कर सकते हैं ना जब तक वो होता है, ठीक है। अब जैसे ये है हमारे पास में 12/16,
तो इस 12/16 को हम लोग अगर सोल्व करना चाहें तो 3 से हम लोग इसको सोल्व कर देते हैं, ठीक है, 4 से हम लोग इसको सोल्व कर देते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास में 3/4। ऐसा भी तो हो सकता है ये, ठीक है। तो हो सकता है कि ये जो हम लोग को रेशियो दे रखा है एक्चुअल में ये 4/3 नहीं हो, किसी और नंबर का मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है। जैसे अगर इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास में एक्चुअल नंबर आएगा जो मेरे पास में था, ठीक है। इसका मतलब ये जो वैल्यू दे रखी है ये हो सकता है कि कैलकुलेट करने के बाद आई हो, क्योंकि रेशियो आई है। तो जब भी आपको रेशियो दिया हुआ हो तो उसको एग्जैक्ट नंबर नहीं मानते हम लोग, उसको किसी एक नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं जिस भी नंबर से वो हो सकता है कि आगे सोल्व किया गया हो, उस रैशनल नंबर को सोल्व किया गया हो, ऐसा हो सकता है। इसलिए हम लोग इसकी वैल्यू को क्या मानेंगे, 4k एंड 3k, ठीक है, ऐसा मानते हैं हमेशा इसको सोल्व करते हैं। तो कभी भी इसको हम लोग डायरेक्ट 4 और 3 नहीं रख सकते, ठीक है, क्योंकि ये हो सकता है ना किसी नंबर को सोल्व किया गया हो सकता है यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया 12/16 उसको सोल्व किया हुआ हो, ठीक है। तो ये 4 की जगह फिर इस k की जगह ये 4 आता, समझ रहे हो। तो इसलिए यहाँ पर इस नंबर को हम लोग रखते हैं। तो ये हमारे पास में हो गया है कि BC = आ जाएगा 4k एंड AB = आ जाएगा हमारे पास में 3k, ठीक है, समझ गए। अब हमारे पास में ये नंबर नहीं है, ठीक है, लेकिन क्या आप लोगों ने कभी भी एक पाइथागोरस थ्योरम नाम की चीज़ को पढ़ा है? बिल्कुल पढ़ा है, सब लोगों ने पढ़ा है पाइथागोरस थ्योरम, इससे पहले आप लोग अच्छे से पढ़ चुके हो ना। तो उसके अंदर क्या होता है देखिए, अब राइट एंगल ट्राइंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम लग सकती है, अदरवाइज तो नहीं लग सकती थी। अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं होता तो पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगती, क्योंकि वो भी सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल में ही लगती है। तो यहाँ पर हम लोग उसका यूज़ करेंगे पहले, ठीक है, क्योंकि हम लोगों को रेशियो निकालने के लिए ये साइड चाहिए, ये साइड हमारे पास में है नहीं, ठीक है, क्योंकि k भी चाहिए और ये वैल्यू भी चाहिए हमारे पास में, वो हमारे पास में नहीं है। तो इसका मतलब ये निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर सकते हैं, जिसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि हाइपोटेंशियल का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, इसका स्क्वायर। तो अब यहाँ पर आप देखिए बेस क्या है, ये बेस है, इसका स्क्वायर यानी कि 3k का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर यानी कि 4k का स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखिए, तो यहाँ पर हमारे पास में हो जाएगा हाइपोटेंशियल का स्क्वायर इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर 9k स्क्वायर प्लस 4k का स्क्वायर 16k स्क्वायर, 9 एंड 16 25k स्क्वायर, ठीक है, 20। अब इसको रूट कर दें अगर, क्योंकि हमें सिर्फ क्या चाहिए, हाइपोटेंशियल चाहिए, तो ये हो जाएगा 5k, यानी कि ये जो साइड है हमारे पास में ये इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में 5k। अब हम लोग क्योंकि अब तीनों साइड है तो आराम से रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं बाकी के जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। तो इस तरीके से देखिए ये इसकी एप्लीकेशन ही है, क्योंकि ये साइड ये डिस्टेंस हमारे पास में नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ ये डिस्टेंस थी, वो भी पूरी नहीं थी जबकि हमारे पास, लेकिन फिर भी देखो ये वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर पाएंगे, ठीक है, और इनके रेशियो से इनके बीच रिलेशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब देखिए इनका रेशियो निकालते हैं। सबसे पहले साइन ए इक्वल्स टू क्या होता है हमारे पास में, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेंशियल। तो परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास में, परपेंडिकुलर है हमारे पास में 4k, तो 4k अपॉन 5k, k से k कैंसिल एंड वैल्यू आ गई 4/5। इसी तरीके से ये वैल्यू उस टाइम पर हमारे पास में कैलकुलेटेड थी, जो कि k वैल्यू हमें एब्सेंट थी ना, वो k वैल्यू हमने माननी है, लेकिन मानना बहुत ज़रूरी है यहाँ पर, ठीक है। तो उसी तरीके से अब हम लोग कोस भी कैलकुलेट कर लेते हैं। कोस a इक्वल्स टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेंशियल। बेस है हमारे पास में 3k, अपॉन में हाइपोटेंशियल क्या है हमारे पास में 5k, k से k कैंसिल, और ये जो वैल्यू आ जाएगी ये आ जाएगा हमारे पास में 3/5। 10 ऑलरेडी हमें दी हुई है, उसी के हेल्प से हम लोगों ने बाकी के रेशियो फाइंड आउट किए हैं। उसके अलावा बाकी के रेशियो भी फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए कोसेक a, तो कोसेक a का वो वाला ट्रिक हम लोग यूज़ कर सकते हैं ना, 1/sin a,
ऑपोजिट होता है साइन ए का, तो देखिए यहाँ से सीधा बता सकते हैं 5/4 आ जाएगा ये, ठीक है, क्योंकि इसको ऑपोजिट कर दो, 5 को ऊपर ले जाओ और 4 को नीचे ले आओ, तो ये कोसेक ए आसानी से कैलकुलेट हो गया, बाकी चीज़ें हमें नहीं देखनी पड़ी, तो ये रिलेशन बहुत काम के है। उसके अलावा कोसेक के अलावा हम लोग सेक ए इक्वल्स टू कोस का ऑपोजिट 1/कोस ए, तो ये हो जाएगा हमारे पास में 5/3, इसको उल्टा कर दिया मैंने, 5 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा। इसी तरीके से उसके अलावा लास्ट कोट ए इक्वल्स टू 10 का ऑपोजिट है, 10 ऑलरेडी हमें दिया हुआ था, कितना था 10 हमारे पास में दिया हुआ था 4/3, तो कोट ए इक्वल्स टू हो जाएगा 3/4, ये लास्ट रेशियो था। तो ये समझ में आया होगा आपको एग्जाम्पल। अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा है और अच्छे से समझ में आया तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इसी तरीके से आगे आपको 10th क्लास के मैथ के वीडियो भी रेगुलर मिलते रहेंगे, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करो ताकि आपको नेक्स्ट क्लास की नोटिफिकेशन ऑटोमेटिकली मिल जाए। थैंक यू।